नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन मंच पर। हम गोंडवाना रियासत चालू कर चुके थे और उसमें संग्राम शाह के बारे तक अध्ययन कर चुके थे। अपन ने देखा था कि संग्राम शाह ने 52 गढ़ों को जीतकर एक मजबूत गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य की स्थापना के बाद 1543 के लगभग संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद अपन ने देखा था उसके दो पुत्र थे। हम लोग देख चुके थे उसके दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन थे? एक दलपत शाह और एक और पुत्र थे उनके चंद्रा शाह। जो दलपत शाह थे वो संग्राम शाह के बड़े पुत्र थे। बड़े पुत्र होने के कारण ये संग्राम शाह के उत्तराधिकारी बनते हैं। अब अपन देखते हैं दलपत शाह के बारे में। दलपत शाह जैसे कि हम देख चुके हैं, दलपत शाह संग्राम शाह के वरिष्ठ पुत्र थे। अब दलपत शाह 1543 में राजगद्दी पर बैठते हैं। दलपत शाह राजगद्दी पर बैठते हैं। अब दलपत शाह की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? दलपत शाह की जानकारी हमें दो जगह से प्राप्त होती है। एक होता है जबलपुर के ताम्रपत्र और एक है गणेश नपवर्णम। क्या है? अपन फिर से रिवाइज करते हैं। दलपत शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनका वरिष्ठ पुत्र दलपत शाह गोंडवाना वंश की राजगद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद जो दलपत शाह होते हैं उनकी जानकारी के दो स्रोत है। एक है जबलपुर के ताम्रपत्र और एक है गणेश नपवर्णम रचना से, अभिलेख से। जो जबलपुर का ताम्रपत्र है इसमें बताया गया है कि दलपत शाह ने श्री राजा की उपाधि धारण की थी। और जो गणेश नपवर्णम अभिलेख है इसमें बताया गया है कि दलपत शाह नामक शासक ने अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ के दुर्ग में स्थानांतरित कर दी थी। अब सिंगौरगढ़ का है, सिंगौरगढ़ है विंध्य पर्वत श्रेणी में दमोह जिले में। क्या दोस्तों, दलपत शाह की जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती? दो जगह से। कहां से? जबलपुर के ताम्रपत्र से और गणेश नपवर्णम अभिलेख से। जो ये जबलपुर का ताम्रपत्र है इससे अपने को काय की जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने दलपत शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो दलपत शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री महाराजा धीराज राजा श्री, ये हम लोग देख चुके हैं। अब जो गणेश नपवर्णम अभिलेख है इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि दलपत शाह नामक शासक ने गढ़ा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर सिंगौरगढ़ स्थापित कर दी थी। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे देखते हैं हम आप कि संग्राम शाह जैसे कि संग्राम शाह ने अपन देखा था हमने कि संग्राम शाह ने पूरे चंदेल बघेल इन लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए थे। किनके साथ? चंदेलों और बघेलों के साथ क्या किए थे? मधुर संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने अपने पिता की ही तरह चंदेलों और बघेलों से मधुर संबंध स्थापित किए। साथ ही इन्होंने जो विद्रोही जमींदारों को हटाकर उनकी जगह
प्रगतिशील और ईमानदार जमींदारों को नियुक्त किया। अभी तक अपन दलपत शाह के बारे में क्या क्या देख चुके हैं। पहली बात, दलपत शाह कब शासक बने? 1543 में। दलपत शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के। दलपत शाह की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? दलपत शाह की जानकारी दो जगह से प्राप्त होती है, एक जबलपुर के ताम्रपत्र से, एक गणेश नववर्णम अभिलेख से। जो गणेश जबलपुर का ताम्रपत्र है उससे अपने को क्या प्राप्त होती है कि इन्होंने श्री महाराजा धीराज राजा श्री की उपाधि धारण की। और गणेश नववर्णम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगोरगढ़ स्थापित की थी। अब पहले गढ़ा, संग्राम शाह के समय गढ़ा राजधानी हुआ करती थी गोंडवंश की, अब वो हुई थी सिंगोरगढ़। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो इनके विद्रोही जमींदार थे उन्हें हटाकर प्रगतिशील और ईमानदार जमींदारों को नियुक्त किया था। यहां तक अपन दलपत शाह के बारे में देख चुके हैं। आगे देखते हैं। दलपत शाह अपने पिता की ही तरह कला प्रेमी थे। इनके शासन में दो कवि प्रमुख हुआ करते थे, एक होते थे महेश ठाकुर और एक थे केशव लेगाक्षी। ये दो प्रमुख कवि दलपत शाह के दरबार में हुआ करते थे। जो महेश ठाकुर थे इनकी प्रमुख रचना है तत्व चिंतामणि, इनकी ये प्रमुख रचना है। दलपत शाह के बारे में अपन एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दलपत शाह को फिर से देखते हैं। दलपत शाह कब शासक बने? 1543 में। दलपत शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के। दलपत शाह की जानकारी कहां से प्राप्त होती? जबलपुर के ताम्रपत्र से और गणेश नववर्णम से। इन्होंने कला को संरक्षण दिया। इनके दरबार में दो कवि महत्वपूर्ण होते थे, एक महेश ठाकुर और एक होते थे केशव लेगाक्षी। इन दोनों के बाद इन्होंने विष्णुपुर नामक ग्राम को कला संरक्षण के लिए दान में दिया था। इसी के साथ ही अपने दलपत शाह समाप्त होते हैं। दलपत शाह के बाद गोंडवाना साम्राज्य में अस्थिरता आ जाती है। दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है 1550 में। इनकी मृत्यु असमय हो जाती है क्योंकि इनकी मृत्यु होती है जब इनका पुत्र रहता है जो वीर नारायण, वो बहुत ही अल्पवयस्क रहता है। तो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी होता है वीर नारायण। कौन होता है? वीर नारायण। वीर नारायण जो होता है, वीर नारायण इनका अल्पवयस्क पुत्र है। जो अल्पवयस्क पुत्र है इनके, तो इनकी संरक्षिका कौन बनती है? इनकी माता दुर्गावती, रानी दुर्गावती। इसके पहले वीर नारायण के उत्तराधिकारी और रानी दुर्गावती का इतिहास जानने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि देखते अपन। रानी दुर्गावती चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री थी। कौन थी? चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री। हम लोग पहले संग्राम शाह के समय देख चुके हैं कि संग्राम शाह, दलपत शाह दोनों के समय देखा कि इन्होंने चंदेलों और बघेलों से बहुत मधुर संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। जो इनकी गोंड वंशों की जो सीमा थी ये चंदेलों से लगती थी, तो इन्होंने चंदेलों की राजकुमारी, चंदेल वंश की शासक कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ होता है। जो दलपत शाह के साथ विवाह होता है उसके बाद इनका एक पुत्र होता है वीर नारायण। वीर नारायण की ये संरक्षिका बनती है। अब जो रानी दुर्गावती की जानकारी होती है ना, रानी दुर्गावती की जानकारी हमें प्राप्त होती है अबुल फजल की कृति आईने
अकबरी से। कहां से प्राप्त होती है? आईन अकबरी से। फिर से देखते हैं अपन, जो रानी दुर्गावती थी ये किसकी पुत्री थी? चंदेल शासक कीरत सिंह की। इनका विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह से। इनके पुत्र कौन था? वीर नारायण। ये सब अपन देख चुके। जो रानी दुर्गावती की संरक्षक कब बनती है? 1550 में। जब रानी दुर्गावती संरक्षिका बनती है तो इनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आती है। वो चुनौतियों को अपन देखते हैं। वीर नारायण और रानी दुर्गावती के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये अपन देखते हैं। इनके सामने सबसे पहली चुनौती आती है, इनको सामने सबसे प्रमुख चुनौती रहती है बघेल वंश के शासक। जो बघेल वंश के शासक थे रामचंद्र देव, उनके आक्रमण का डर रहता है क्योंकि इनकी सीमा भी चंदेलों से, ये गोंड वंश से लगी होती है। फिर मालवा का जो शासक रहता है, मालवा शासक बाज बहादुर, मालवा शासक जो बाज बहादुर रहता है वो भी गोंड वंश पर आक्रमण करने की सोचता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति का इनको डर रहता है। इसके बाद ही एक होता है अफगानों का डर, क्योंकि उत्तर भारत में अफगानों का शासन स्थापित था। शेर शाह सूरी का इस समय शासन स्थापित था। हुमायूं को उन्होंने हराकर शेर शाह सूरी ने अपना शासन स्थापित कर चुके थे इस समय, तो इन्हें अफगानों का डर था। साथ ही इन्हें मुगलों का डर था। और एक और दक्षिण भारत में थे राजा कर्ण शाह, जो कहा के थे चंद्रा के शासक। चंद्रा के शासक भी गोंड वंश पर आक्रमण करना चाहते थे। और रानी दुर्गावती की सबसे प्रमुख चुनौती थी कि संग्राम स्वराज द्वारा निर्मित गोंड वंश का स्थायित्व कैसे बने रहे। यह प्रमुख इनके सामने चुनौती थी कि वो स्थायित्व को कैसे बनाए रखे। ये सब प्रमुख चुनौतियां रानी दुर्गावती के समक्ष थी। कौन कौन सी चुनौतियां थी फिर से देखते हैं अपन। फिर से देखते कौन सी चुनौती? बघेल वंश। बघेल वंश के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव गोंड वंश पर आक्रमण करना चाहते थे। मालवा का शासक बाज बहादुर। कौन था मालवा का शासक? बाज बहादुर। मालवा के जो शासक बाज बहादुर थे, इनकी साम्राज्यवादी नीति इनके लिए प्रमुख चुनौती थी। अफगानों का शासक शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत में स्थापित कर चुके थे, जो एक प्रमुख चुनौती के रूप में स्थापित थे। मुगल अपना शासन फिर से स्थापित करना चाहते थे। साथ ही जो संग्राम शाह द्वारा स्थापित गोंड वंश की मजबूती थी उसे बनाए कैसे रखे, यह प्रमुख चुनौती थी। इन प्रमुख चुनौतियों का सामना करते हुए रानी दुर्गावती ने शासन किस प्रकार स्थापित किया यह देखते हैं। जो रानी दुर्गावती की उपलब्धियां देखते प्रमुख, कि कौन कौन सी रानी दुर्गावती की उपलब्धियां थी। रानी दुर्गावती की उपलब्धियां देखने के पहले अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? चंदेल शासक कीरत सिंह की। इसका विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह के। इनका पुत्र कौन था? वीर नारायण। ये वीर नारायण की संरक्षिका थी। कब बनी थी? 1550 में। इसके साथ ही ये जब शासक बनी थी, जब इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? इनके समक्ष चुनौतियां थी बघेल वंश के शासक रामचंद्र देव, इनके सामने थी मालवा के शासक बाज बहादुर, एक चुनौती थी अफगान शासक, एक मुगल शासक, और एक प्रमुख चुनौती थी कि जो संग्राम शाह द्वारा स्थापित किया गया था गौड़ साम्राज्य, उसका स्थायित्व कैसे बने रहेंगे। ये प्रमुख चुनौतियां इनके सामने थी। इन चुनौतियों के बाद भी रानी दुर्गावती ने अपनी प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार है। जो रानी दुर्गावती की उपलब्धियां सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने राजधानी परिवर्तित की। इन्होंने राजधानी परिवर्तित सिंगौरगढ़ से चौरागढ़, सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ राजधानी स्थानांतरित कर दी, क्योंकि ये सिंगौरगढ़ का स्थित है दमोह में और चौरागढ़ नरसिंहपुर में। इन्होंने सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ राजधानी स्थानांतरित कर दी। अभी तक हम लोग 3 राजधानियां देख चुके हैं। एक सबसे पहले गढ़ा, जो किसने बनाई थी? यादव राव के समय गढ़ा राजधानी थी।
एक राजधानी अपन देख चुके हैं सिंगोरगढ़, जो किसने बनाई थी? दलपत शाह ने। और एक राजधानी हो गई चोरागढ़, ये किसने स्थापित की है? दुर्गावती ने। ये गौड़ वंश की 3 राजधानियां अभी तक हम देख चुके हैं। अब देखते हैं इसके आगे, जो इन्होंने इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में देख रहे हैं अपन राजधानी परिवर्तन। क्या की उपलब्धि है? राजनीतिक उपलब्धियां इनकी। इन्होंने राजधानी परिवर्तन के साथ ही इन्होंने जो मालवा के शासक थे बाज बहादुर, कौन थे? मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार युद्धों में पराजित किया और अपनी कुशलता का परिचय दिया। इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार युद्ध में पराजित किया और अपनी कुशलता का परिचय दिया। साथ ही इन्होंने अफगान सेना को, पूरी अफगान सेना को इन्होंने पूरी अफगान सेना को पराजित किया और साथ ही उन्हें पराजित करने के बाद अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिससे गोंडवाना वंश की सेना में बढ़ोतरी हुई। फिर इन्होंने जो संग्राम शाह के द्वारा स्थापित शासन था उसको और सुदृढ़ता प्रदान की। साथ ही जनता का विश्वास प्राप्त किया। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं दुर्गावती की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। दुर्गावती की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। इनके समय विट्ठल दास, ये कौन सा संप्रदाय थे? बल्लवाचार्य संप्रदाय के विट्ठल दास, इनके समय गणमंडला आते हैं। इनके रानी दुर्गावती इनको 108 गांव दान में देती है। क्या देखा अपन ने? बल्लवाचार्य संप्रदाय के या बल्लभ संप्रदाय के विट्ठल दास जब गढ़मंडला आते हैं या फिर गौड़ वंश के साम्राज्य में आते हैं तो 108 गांव दान में दुर्गावती इन्हें देती है। यह धार्मिक रूप से बड़ी सहिष्णु थी, धार्मिक रूप से बड़ी सहिष्णु थी। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों कवियों साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। साथ ही इन्होंने रानी ताल, चेरी ताल और अपने महावत आधार सिंह के नाम पर आधार ताल की जबलपुर में निर्माण करवाया। इन्होंने अपने साम्राज्य में अनेक कुएं, बावड़िया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया। साथ ही इन्होंने पंचमठा मंदिर, क्या कौन सा मंदिर? पंचमठा मंदिर, पंचमठा मंदिर का निर्माण कराया। एक बार फिर से अपन रानी दुर्गावती की उपलब्धियां देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी कौन सी? राजनीतिक और सैन्य उपलब्धि। राजनीतिक और सैन्य उपलब्धि में इनको देखेंगे अपन कि इनने सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित की। कहां से? सिंगोरगढ़ से चोरागढ़। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उसे 2 बार पराजित किया। अफगान सेना को पराजित कर उनके सैनिकों को सेना में शामिल किया। साथ ही जो संग्राम सिंह द्वारा स्थापित गौड़ वंश था उसको पूरा मजबूती प्रदान की और जनता का विश्वास प्राप्त किया। साथ ही इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? इन्होंने बल्लवाचार्य संप्रदाय के विट्ठल दास को 108 गांव दान में दिए। ये धार्मिक रूप से बड़ी सहिष्णु थी। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों कवियों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल का निर्माण कराया। इन्होंने अपने साम्राज्य में अनेक कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ियों का निर्माण कराया, पंचमठा मंदिर का निर्माण कराया। ये सब इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। अब उनकी न्यायिक उपलब्धियां देखते हैं अपन। कौन सी? न्यायिक और
आर्थिक। इनकी जो न्याय प्रणाली थी वह त्वरित न्याय प्रणाली पर आधारित थी। ये निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रणाली थी। साथ ही इनके बारे में अबुल फजल की आईना अकबरी में लिखा गया है कि रानी दुर्गावती के समय गोंड साम्राज्य इतना विस्तृत था कि इनका जो कर होता था वो सोने के सिक्के और हाथियों में दिया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक संपन्नता का पता लगता है। ठीक है, ये हो गई रानी दुर्गावती की उपलब्धियां। फिर से एक बार रानी दुर्गावती देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। रानी दुर्गावती कौन थी? चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री। साथ ही रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह से। उनका पुत्र कौन था? वीर नारायण। वो संरक्षिका कब बनी? 1550 में। ये सभी फैक्ट रानी दुर्गावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनके समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी? इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां थी जो अपने बघेल शासक रामचंद्र देव, बाज बहादुर अफगान शासक, इसके साथ ही मुगल शासक और गोंड शासक को स्थायित्व प्रदान करना, ये प्रमुख इनका चुनौतियां थी। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है? उपलब्धियां अपन देख चुके हैं क्या क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? इन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तित की, राजधानी सिंगोरगढ़ से लेकर चौरागढ़ स्थानांतरित कर दी। इसके साथ इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया। साथ ही इन्होंने क्या किया था? मालवा के शासक को पराजित किया, साथ ही अफगान सेनाओं को पराजित किया। अफगान सेनाओं को पराजित करने के साथ ही उनके सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, जिससे गोंडवाना शासन की सेना में वृद्धि हुई। साथ ही इन्होंने जो संग्राम शाह की स्थायित्व प्रदान किया था गोंडवाना वंश को, वो स्थायित्व प्रदान किया और जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की। साथ ही इसमें सांस्कृतिक अपन देखते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियां, इन्होंने विट्ठल दास को 108 गांव दान में दिए। साथ ही विट्ठल दास को 108 गांव में दिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों कवियों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने आधार ताल उन्होंने अपने सेना जो महावत था उनका, उसके नाम पे बनी थी। एक रानी ताल है सब जबलपुर में, एक चेरी ताल है, इनकी निर्माण करवाया था। इनकी जो न्याय प्रणाली थी बहुत निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रणाली थी। अब आईने अकबरी में इनके बारे में कहा जाता है कि इनके समय में जो टैक्स होता था या कर होता था वो सोने और हाथियों में दिया जाता था। ये सभी रानी दुर्गावती की उपलब्धि थी। यहां तक अपन देख चुके हैं। इसके आगे देखते हैं रानी दुर्गावती और मुगलों से संघर्ष। इसके पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जो रानी दुर्गावती जब शासिका बनती 1550 के आसपास, तो इनका 1555 के आसपास उत्तर भारत में बहुत राजनीतिक अस्थिरता स्थापित होती है, क्योंकि 1555 के समय शेर शाह सूरी को हराकर हुमायूं फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित करते हैं और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जलालुद्दीन अकबर शासक बनते हैं। अकबर 1560 से 62 के बाद अपने विजय अभियान प्रारंभ करता है। अकबर शुरू से ही मालवा विजित करना चाहता था और गोंडवाना विजित करना चाहता था, क्योंकि गोंडवाना का जो आर्थिक रूप से संपन्नता थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। इसी कारण अकबर भी गोंडवाना वंश में आक्रमण करना चाहता था। अब अकबर ने 1562 के आसपास 1562 के पास मालवा अभियान कर मालवा को विजित कर लिया था।
मालवा अभियान के समय उन्होंने भेजा था अपनी अपनी वो अपनी माता महामंगा के पुत्र उधम सिंह को उन्होंने मालवा विजय के लिए भेजा था। अब गोंडवाना 1562 में इन्होंने मालवा को विजित कर लिया था। साथ ही मुगल शासन को इधर गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए अनेक कारण थे। ये कारण अपन देखते कौन कौन से कारण थे कि अकबर जैसा शासक गोंडवाना साम्राज्य पर क्यों शासन करना चाहता है। इस समय 1500 अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता स्थापित की थी। साथ ही इनकी जो सीमा थी गोंडवाना वंश की, ये लगती थी मुगल साम्राज्य से, क्योंकि यहां था कड़ा मानिकपुर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और इनकी सीमा लगती थी मुगल साम्राज्य से। साथ ही जो गोंडवाना की स्थिति थी, इस समय गोंडवाना में महिला शासिका थी। गोंडवाना में महिला शासिका थी। तो महिला शासिका के कारण ही स्थिति यह निर्मित हुई कि अकबर की इच्छा गोंडवाना पर हमला करने की। 1562 में जब ये मालवा विजित कर लेते हैं तो ये फिर गोंडवाना विजित करने की आते हैं। तो गोंडवाना विजित करते समय रानी दुर्गावती और आसफ खां, ये आसफ खां कौन था? ये आसफ खां कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। आसफ खां उत्तर भारत से अपने विजय अभियान के दौरान रीवा में थे बघेल वंश में शासक थे रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव को पराजित कर गोंडवाना की तरफ बढ़ते हैं। जब ये गोंडवाना की तरफ बढ़ते हैं, जब ये जानकारी प्राप्त होती है रानी को कि आसफ खां बघेल वंश को जीत चुके हैं, तो ये सिंगोरगढ़ से निकलकर कहाँ चले जाती है? नरई घाटी। एक होती है नरई घाटी, या इसे नरई नाला भी कहते हैं। जो नरई नाला है ना, वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत एक सक्रिय नाले जैसा है। इसके एक साइड नर्मदा है और एक साइड गोर नदी मानी जाती है। गोर नदी एक है उसी क्षेत्र में, इसलिए इसे गोर नदी और नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्र को माना जाता है नरई घाटी। इस नरई घाटी में रानी अपनी सेना को लेकर चले जाती है। अब आसफ खां के साथ युद्ध कब होता है? 23 जून 1500 चरणों में होता है। प्रथम चरण जो ये युद्ध चलता है, ये 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है ना, आसफ खां दमोह को जीत लेता है। ये जानकारी रानी को प्राप्त होती है, तो रानी सिंगोरगढ़ से नरई घाटी चले जाती है। अब द्वितीय चरण में क्या होता है ना, द्वितीय चरण में इनका एक सेनापति होता है आसफ खां का एक सूबेदार है, सेनापति होता है सूबेदार। ये क्या करता सूबेदार होता है, इसका नाम होता है नाजिर महमूद को नरई घाटी भेजा जाता है। इस नरई घाटी में नाजिर महमूद के नेतृत्व में जो सेना जाती है, इससे रानी पराजित कर देती है। रानी पूरी शाही सेना को पराजित कर देती है। फिर नरई घाटी में द्वितीय युद्ध होता है आसफ खां और दुर्गावती के मध्य। तो दुर्गावती अपने महावत आधार सिंह और अपने हाथी सरमन के साथ युद्ध लड़ती है और इसी नरई घाटी में इनका पुत्र चोरागढ़ से नरई घाटी पहुंच जाता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है ना कि आसफ खां की सेना दुर्गावती को पराजित कर देती है, जिसके पीछे एक कारण ऐसा सुना जाता है कि युद्ध 2 दिन चलता है। अब 23 जून की शाम तक युद्ध समाप्त हो जाता है, तो दुर्गावती अपने पुरोहित पास जाती है
किसके पास जाती है? अपने पुरोहित पास। और वो कहती है कि रात में ही आसफ खां पर आक्रमण कर दिया जाए और सेना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सुबह तक उनकी तोपें आ जाएगी। लेकिन उनके पुरोहित इस बात पर नहीं बोल देते कि ये नहीं हो सकता है। तो फिर रानी दुर्गावती अगले दिन 24 तारीख को युद्ध लड़ते। अब 24 जून को युद्ध होता है, तो आसफ खां और दुर्गावती के मध्य युद्ध चलते रहता है। रानी दुर्गावती को 3 तीर लगते हैं और वो घायल हो जाती है। वो अपने महावत आधार सिंह को बोलते हैं कि अपनी कटार से मेरी हत्या कर दे, लेकिन महावत ये करने से मना कर देता है। तो दुर्गावती स्वयं की कटार लेके अपनी हत्या कर लेती और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अब नरई के द्वितीय युद्ध में इनका जो दुर्गावती का पुत्र रहता है वीर नारायण, ये घायल हो जाता है। वीर नारायण घायल हो जाता है और वीर नारायण घायल होकर इसको घायल अवस्था में चोरागढ़ पहुंचाया जाता है। इनको कुछ सैनिकों के साथ चोरागढ़ पहुंचाया जाता है, जहां पर इनका एक और रहता है प्रधानमंत्री भोज कायस्थ, यह भी इनके साथ ही यही रहता है। नरे का युद्ध समाप्त होने के बाद आसफ खां जाता है चोरागढ़। चोरागढ़ की ओर आसफ खां कूच करता है। चोरागढ़ में ये वीर नारायण और भोज कायस्थ से युद्ध करता है और वीर नारायण और भोज कायस्थ को हत्या कर देता है और पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है। पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इस युद्ध में जो मुगलों से संघर्ष था रानी दुर्गावती में, उसमें पराजय के प्रमुख कारण कौन कौन से? एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रानी दुर्गावती के मुगलों से संघर्ष में पराजय के कारण लिखिए। तो पराजय के कारण देखते हैं अपन क्या कहते हैं। इनकी पराजय के कारण प्रमुख थे कि सहायता। रानी दुर्गावती को पड़ोसी शासकों से सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि पहले ही मुगल शासक मालवा जीत चुके थे और चंदेलों को भी ये बघेल वंश को भी हरा चुके थे। साथ ही इनकी कुशल रणनीति नहीं थी। कुशल रणनीति नहीं थी रानी दुर्गावती, इनकी कुशल रणनीति नहीं थी। फिर जो इनके तोपखाने थे अफगानों के, जो मुगलों के तोपखाने थे, मुगलों के जो तोपखाने थे, तोपखाने के सामने रानी दुर्गावती की सेना नरई घाटी में युद्ध नहीं लड़ पाई। साथ ही जो इनके अस्त्र शस्त्र थे, दुर्गावती इनके अस्त्र शस्त्र मुगलों के अस्त्र शस्त्र से बहुत कमजोर थे। साथ ही जब वीर नारायण घायल हो जाता है, तो वीर नारायण घायल होने के लिए उनको चोरागढ़ पहुंचाया था, तो आधी सेना उनके साथ चले, तो सेना का विभाजन हो जाता है। साथ ही जब घाटी में युद्ध लड़ा जाता है, तो घाटी में दुर्गावती अपने हाथी के साथ फंस जाते हैं लोग बीच में, और इनको पूरी तरफ से मुगल सेना घेर लेती। इन्हीं कारणों से रानी दुर्गावती की पराजय हो जाती है। फिर से अपन देखते हैं कि मुगलों से संघर्ष कैसे हुआ इनका। मुगलों के संघर्ष के लिए पृष्ठभूमि क्या थी? पानीपत का युद्ध में अकबर की विजय, मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से होना, साथ ही इनकी जो सीमा थी वो मुगलों से लगना कड़ा मानिकपुर के आसपास। साथ ही जो इनकी जो स्थिति थी गोंडवाना की, वो ये थी कि गोंडवाना महिला शासिका थी। महिला शासिका होने के कारण अकबर को इस क्षेत्र में, और इसकी विशालता बहुत फैली हुई थी गोंडवाना शासक की, तो ये जीतना चाहते थे। साथ ही फिर देखा अपन ने कि जो युद्ध होता है आसफ खां के साथ, वो 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है? आसफ खां दमोह में विजय प्राप्त करता है। ये जानकारी रानी को प्राप्त होती है, तो रानी सिंगोरगढ़ से नरई घाटी की ओर चले जाती है। साथ ही दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में नरई घाटी में नाजिर महमूद की विशाल सेना को रानी पराजित कर देती है। नरई घाटी की द्वितीय युद्ध में आसफ खां रानी को पराजित कर देता है और वीर नारायण इस युद्ध में घायल हो जाता है। इसके बाद चोरागढ़ का युद्ध होता है। चोरागढ़ में वीर नारायण और भोज कायस्थ की हत्या हो जाती है। ये सभी युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र पर मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही इसके प्रमुख कारण क्या क्या था? हार के पराजय के प्रमुख कारण देखे अपन ने क्या क्या थे? कि रानी को आसपास के शासकों की सहायता प्राप्त न होना, फिर इनकी जो स्थिति थी, वो युद्ध में जो तोपें थे, वो तोपें इनके पास जो मुगलों पास थी वो दुर्गावती पास नहीं थी, जो अस्त्र शस्त्र थे वो कमजोर थे मुगलों से, जो इनकी वीर नारायण के घायल होने पर सेना का विभाजन होना, ये प्रमुख कारणों से रानी दुर्गावती
युद्ध में हार जाती है। फिर रानी दुर्गावती अपनी कौशल का परिचय देते हुए युद्ध करती है और वीर गति को प्राप्त होती है। इसी कारण इन्हें मध्य प्रदेश की वीरांगना कहा जाता है। इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि है बरेला ग्राम में। बरेला ग्राम में, यह फैक्ट याद रखना, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बरेला ग्राम इनकी मृत्यु हुई थी 1564 में। लेकिन जो इनकी समाधि बनी है, ये समाधि 1964 में बनी गई है। अभी अभी बनी इनकी समाधि 1964 में। 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनकी समाधि 1964 में बनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आगे आप परवर्ती गोंड शासक पढ़ेंगे कल, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों।